दोस्तों, आप सभी प्यारे भाई बहनों का क्लास वायरस में फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम हिंदी का मॉडल पेपर 12 नंबर लेके आए हैं, जो कि आपकी परीक्षा तिथि जो थी आपकी 13/3/2019 का मॉडल पेपर है ये आपका। और ये क्लास नंबर आपकी 14वीं है। मॉडल नंबर आपका 12 लेकिन क्लास नंबर आपकी 14वीं है। इससे पहले मैंने 13 क्लास जो है आपकी वो अपलोड कर दी है हिंदी की, जो कि आपकी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर हैं। सब के सब प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर हैं। और अभी तक अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हैं। और चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। और आज के पहले टेस्ट में ही हमने गद्यांश से क्वेश्चन उठाया है। और टोटल इसमें हम आज करने वाले हैं टोटल 40 क्वेश्चन, टॉप 40 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके पीईटी जूनियर असिस्टेंट और आरओ एआरओ की वैकेंसी आपकी आने वाली है। आरओ एआरओ की वैकेंसी उसके लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और यूपी पुलिस के लिए भी आपकी हिंदी जहाँ जहाँ भी पूछी जाती है यह क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। पहले गद्यांश में ही देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ें और उनके प्रश्नों के उत्तर दें। ईर्ष्या का काम क्या है? तो ईर्ष्या का काम है जलाना, मगर सबसे पहले उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते हैं होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति है, जो बराबर इस पर फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिले कि अपने दिल की गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़े ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका कोई ध्येय न हो। मगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्हें इस सकर्म का आरंभ किया, तब से वह अपने क्षेत्र में आगे बढ़े या पीछे हटे। यह भी कि अगर वह निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय न कर सके तो आज उनका स्थान कहाँ होता। तो देखिए, गद्यांश तो हमने टोटल पढ़ लिया और आज हम इसके ऑप्शन करने जा रहे हैं कि ऑप्शन में क्या दिया है। देखिए कि ईर्ष्या का काम क्या है। तो ईर्ष्या का काम क्या है? तो रुलाना है, जलाना है, हंसाना है या नचाना है। तो ईर्ष्या का काम क्या है? तो दिए गए गद्यांश के अनुसार ईर्ष्या का काम क्या है? तो जलाना। ईर्ष्या का काम क्या है? तो जलाना है। और लेकिन ईर्ष्या सबसे पहले उसी को जलाती है जिसके मन में क्या होता है? इसके मन में ईर्ष्या जो है वह जन्म लेती है। गद्यांश में ऊपर ही दिया था कि ईर्ष्या सबसे पहले उसी को जलाती है जिसके मन में यह जन्म लेती है। और गद्यांश में उपर्युक्त ध्येय का क्या अर्थ है? गद्यांश में जो आपका उपर्युक्त ध्येय का क्या अर्थ है? तो आपका क्या है? लक्ष्य। और गद्यांश में इसरालू व्यक्ति की क्या प्रशंसा की गई है, खिल्ली उड़ाई गई है, स्तुति की गई है या उपासना की गई है? तो गद्यांश में जो इसरालू व्यक्ति क्या कही गई है? तो खिल्ली उड़ाई गई है। खिल्ली उड़ाई गई है। लेखक के विश्लेषणानुसार गद्य का सार है कि दिमाग के सकारात्मक ऊर्जा का सतत एवं उत्तम प्रयासों के संदर्भ में होना चाहिए कि ईर्ष्या का वशीभूत होकर नकारात्मक भंडार बन जाए। ईर्ष्या द्वेष के भाव सर्वप्रथम उसी से ही अपने लक्ष्य बनाते हैं जिसे मन में यह भाव उत्पन्न होती है। और अपव्यय का क्या अर्थ होता है? अपव्यय क्या क्या अर्थ होता है? तो खर्च, अधिक खर्च, कम खर्च या फिजूल खर्च। तो अपव्यय का क्या अर्थ होता है? आपका फिजूल खर्च। ऑप्शन नंबर डी है कि अपव्यय का क्या अर्थ होता है? तो आपका फिजूल खर्च होता है। अपव्यय दो शब्दों से मिलकर बना। ये अप और अप उपसर्ग एवं व्यय के संयोग से बना हुआ है। और गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? ईर्ष्या होगा, ईर्ष्या से लाभ होगा, निंदा होगा या अपव्यय होगा? तो गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है आपकी क्या? तो ईर्ष्या यानी जलन। तो ईर्ष्या का जन्म उत्पन्न द्वेष और ईर्ष्या से लोगों को मानसिकता किसी प्रकार की नकारात्मक की ओर बढ़ती जाती है। अतः दिए गए गद्यांश के अनुसार आपकी जो शीर्षक होगी वह ईर्ष्या होगी। और छठे नंबर की ओर बढ़ते हैं कि अधिकार में उपसर्ग कौन सा है? अधिकार में आपका कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो अधिकार में जो उपसर्ग आपका लगा हुआ है वह अधि लगा हुआ है।
और धार्मिक में कौन सा प्रत्यय लगा है। आप जानते हैं उपसर्ग आपके वाक्य के आगे लगते हैं और प्रत्यय जो होते हैं वह वाक्य के आपके पीछे लगते हैं। तो धार्मिक में कौन सा प्रत्यय है आपका, तो धार्मिक, जब धार्मिक आप बोलेंगे तो इक निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर की ओर बढ़ते, आकर्षण का विलोम होगा। आकर्षण, आकर्षण का विलोम कौन सा होगा, तो आकर्षण का विलोम क्या होगा, तो विकर्षण। ऑप्शन नंबर बी आकर्षण का क्या होगा, तो विकर्षण। जानने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा, जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द आपका क्या होगा, तो जिज्ञासा। जो जानने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त आपका जो अर्थ होगा वह होगा जिज्ञासा। आशा का अर्थात उम्मीद यानी भरोसा और आसरा। इच्छा का शताब्दिक अर्थ होता है रुचि, कामना, चाह या अभिलाषा। इस इच्छा का समानार्थी आपके शब्द हैं। कथा का बहुवचन रूप होगा, तो कथें, कथानक, कथा, कथाएं। तो क्या होगा कथा का बहुवचन रूप। तो आक्रांत स्त्रीलिंग शब्दों का आ के अंत में ए लगाकर बहुवचन बनाते हैं, यानी आप जब देखिए ये लग गया है तो आपका क्या हो जाएगा, कथा का तो कथाएं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर और देखिए, 11 नंबर क्या दे रखा है कि निम्न में कौन सा वाक्य आपका वर्तमान काल का है। कौन सा काल आपका वर्तमान काल का है, तो मानव पढ़ता है, मोहन गया, वह जाएगा, सीता सो रही थी। तो क्या हो जाएगा कि मानव पढ़ता है, मानव पढ़ता है, ये तो आपका क्या हो जाएगा, तो ये तो आपका प्रेजेंट काल हो जाएगा, ये तो आपका प्रेजेंट काल हो जाएगा। और मोहन गया तो ये क्या हो जाएगा, तो आपका सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल। मोहन गया ये तो सामान्य भूतकाल हो जाएगा। और सीता सो रही थी तो ये क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ये तो आपका अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। और वह जाएगा तो आपका, अगर वह जाएगा तो यानी भविष्य के लिए हो जाएगा, ये भविष्य काल हो जाएगा। और निम्न में आपका प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है, आप बताइए कि 12 नंबर में बताइए कि निम्न में से आपका कौन सा प्रश्नवाचक वाक्य है। कहाँ चला गया 12 नंबर, 12 नंबर में आप बताइए निम्न में कौन सा आपका प्रश्नवाचक वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर ये देखिए, ये तो आपका प्रश्नवाचक है। उसके बाद ये देखिए, ये आपका क्या है, ये विस्मयादि बोधक है। ये क्या है, तो आपका विस्मयादि बोधक है। और ये क्या है, ये तो आपका अल्प विराम है। ये क्या है, ये आपका अल्प विराम हो गया। और ये क्या है आपका, ये उप विराम चिन्ह है। क्या है, ये आपका उप विराम है, उप विराम। और रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, रास्ता देखना। 13 नंबर बताइए कि रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो समय नष्ट करना, पता लगाना, निराशा होना या प्रतीक्षा करना। तो समय नष्ट होने का आपका क्या अर्थ होगा, तो प्रतीक्षा करना। और एक हाथ से ताली नहीं बजती लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। एक हाथ से ताली नहीं बजती लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। और निम्न में दंत वर्ण कौन सा है, 15 नंबर में है। तो निम्न में आपका दंत वर्ण कौन सा है, तो आपका स क्या है, तो स आपका जो है वह दंत वर्ण है। स क्या है, तो स आपका दंत वर्ण है। ये क्या है, ये आपका तो है, ये जो आपका है तो वह आपका दंत वर्ण है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा वर्ण आपका अनुनासिक वर्ण कौन सा है, निम्न में आपका अनुनासिक वर्ण कौन सा है 16 नंबर में। तो अनुनासिक वर्ण आपको बताना है, तो आपका क्या हो जाएगा, तो मैं ऐसा ये देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण जो है आपका नासिक तथा मुंह से होता है, उच्चारण में
लघुता यानी बढ़ाव रहता है, अनुनासिक वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में अनुसार में पंचम वर्ण के अक्षर जो होते हैं, जैसे आपका अण हो गया, जैसे आपका ये अण हो गया, और आपका न हो गया, और आपका क्या हो जाएगा न हो गया, और आपका क्या हो जाएगा मैं हो गया, ये सब का है तो ये अनुनासिक है। और महेंद्र का सही संधि विच्छेद होगा। 17 नंबर देखिए, महेंद्र का सही संधि विच्छेद होगा। तो महेंद्र का क्या हो जाएगा, तो महा प्लस इंद्र। और राज दरबार में कौन सा समास है, महेंद्र में कौन सा समास था आपका, तो महेंद्र में आपका था, महेंद्र का सही संधि विच्छेद किया था तो महा प्लस इंद्र। और इसमें कौन सी संधि है आपकी, तो इसमें तो आपकी गुण संधि है। कौन सी संधि है, तो इसमें आपकी गुण संधि है। और राज दरबार में कौन सा समास है, तो राजा का दरबार। तो इसमें कौन सा आपका समास है, तो राजा का दरबार, इसमें तत्पुरुष समास है। और यथासंभव में कौन सा समास है, 19 नंबर बताइए, यथासंभव में आपका कौन सा समास है। तो यथासंभव यानी अव्यूभाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है। ऐसे समस्त पदार्थ में आपके देखिए, इसमें तो आपका अव्यूभाव आपका समास हो जाएगा। इसमें जो आपका क्या होता है, तो इसमें पहला पद आपका जाति अव्यय होता है और वहीं प्रधान होता है। यथासंभव पद आपके अव्यय हैं, वहीं प्रबल पद हैं। और निम्न में कौन सा शब्द आपका विदेशी है, मील। मील क्या है, तो मील देखिए ये दूरी का मात्रक है और ये आपका विदेशी शब्द है। 21 नंबर देखिए, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है। तो हिमालय आप देखिए, हिमालय एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि हिमालय क्या है, तो हिमालय एक है। हिमालय किसी एक वस्तु, स्थान या आकृति को जो बोध कराता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। हिमालय से पर्वत का नाम का बोध हो रहा है, क्योंकि हिमालय जो है, हिमालय पर्वत जो है एक ही है। और निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है, निम्न में आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है, 22 नंबर, तो कौन। यहाँ देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है कौन। 23 नंबर है, निम्न में कौन सा संख्यावाचक विशेषण है। तो क्या है, संख्यावाचक विशेषण पूछ रहा है, तो कुछ। कुछ क्या है, तो संख्या दर्शा रहा है कुछ। निम्न में कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है, तो वायु, पवन, समीर। लेकिन सलील जो है ये हवा का पर्यायवाची नहीं है, ये क्या है, ये जल का है। क्या है, तो जल का। और निम्न में कौन सा शब्द आपका शुद्ध है, 25 नंबर में आपका शुद्ध शब्द बताना है। तो देखिए ज्योत्सना इसमें आपका करेक्ट दिया हुआ है, ज्योत्सना आपका करेक्ट दे रखा है। बाकी क्या देखिए, पुण्य दिया है, पुण्य ऐसे नहीं होता है, पुण्य ऐसे होता है आपका, पुण्य ऐसे होता है। और उन्नति आपकी दे रखा है, उन्नति ऐसे नहीं होती है, उन्नति, उन्नति आपकी ऐसे होती है। और क्षमा क्या दे रखा है, तो क्षमा में ये वाला छः रहता है, ये ऐसे ऐसे। तो आगे बढ़ते हैं। और 26 नंबर देखिए कि निम्न में कौन सा शब्द आपका अशुद्ध है। 26 नंबर में आपको अशुद्ध शब्द बताना है। तो पुष्प आपका सही दे रखा है, परिस्थिति भी सही है, प्रशंसा भी सही है, लेकिन पूज्य आपका जो है ये रोंग है। पूज्य आपका रोंग है। पूज्य आपका कैसे होना चाहिए, तो पूज्य में आपका ये वाला मात्रा लगना चाहिए। और निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो देखिए प्रभाव कैसा है, भाषा कैसी है, प्रभाव कैसा है, भाषा कैसी है, निर्माण कैसा है, विवाह कैसा है, तो भाषा कैसी है। क्या है, तो भाषा कैसी है, ये हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। निम्न में कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है, 28 का निम्न में कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है,
तो देखिए, मैं घर जाना है, ये तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। मैंने घर जाना है, ये भी नहीं होगा। मुझे घर जाना है, ये करेक्ट हो जाएगा। और मैंने घर जाने ना, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आदेश का अनुवाद क्या होगा? आदेश का अनुवाद क्या होगा? तो आदेश का अनुवाद क्या होता है? तो ऑर्डर, ऑर्डर देना यानी आदेश। और रिक्वेस्ट का आपका क्या हो जाएगा? तो निवेदन। इसका क्या हो जाएगा? तो निवेदन। इसका आपका निवेदन हो जाएगा। और क्या है? तो आपका गाइड। गाइड का क्या दे रखा है? तो गाइड का क्या अर्थ होता है? दिग्दर्शक। इसका अर्थ क्या होता है? तो दिग्दर्शक। इसका आपका दिग्दर्शक हो गया। और डायरेक्शन का क्या हो जाएगा? तो आपका निर्देशन। क्या हो जाएगा? तो निर्देशन। ये आपका सही हो जाएंगे। और टीचिंग का हिंदी अनुवाद क्या होगा? टीचिंग का हिंदी अनुवाद बताना है, तो इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? तो अध्यापन। और अध्ययन का आपका क्या हो जाएगा? तो अध्ययन का आपका हो जाएगा स्टडी। अध्ययन का आपका स्टडी हो जाएगा। और निरीक्षण का क्या हो जाएगा? इंस्पायरेशन। क्या हो जाएगा? तो INSPECTION, इंस्पायरेशन। और शिक्षण का क्या हो जाएगा? तो एजुकेशन, एजुकेशनल। और ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र क्या है? ब्रज भाषा में जो आपकी बोली जाता है उसका केंद्रीय क्षेत्र क्या है? तो क्या है आपका? मथुरा। और परिपत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो सबसे पहले ऊपर परिपत्र संख्या लिखी जाती है। इनमें संबोधन का आवश्यक नहीं होती। इसमें विषय का संकेत नहीं होता, या इसमें अधोलिखित भौतिक की आवश्यकता होती है। तो परिपत्र का देखिए, इसका कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो आपका गलत दे रखा हो। इसका कोई ऐसा है आपका ऐसा ऑप्शन नहीं है जो आपका गलत दे रखा हो। तो इसे हम स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अर्धशास्त्रीय पत्र के संबंध में कौन सा कथन आपका गलत है? तो इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान होता है, ये तो आपका सही है। यह पत्र अन्य पुरुषों में लिखा जाता है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, औपचारिक शब्दों से आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती, ये भी सही है। प्राय समान स्तर के अधिकारी के साथ ऐसा पत्र व्यवहार होता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और 34 नंबर देखिए, निम्न में कौन सा वर्ण आपका घोष है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी ग, यानी नाद की दृष्टि से जिन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्र जो आपकी स्वर तंत्रियाँ झंकृत होती हैं, यानी घोष वर्ण कहलाते हैं। जैसे इन वर्णों के आपका क्या होता है? तो तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन वर्ण है। सभी जैसे आपका य, र, ल और है आपके घोष वर्ण हैं। आपके ग भी आपका क्या है? तो घोष वर्ण है। संहार का सही संधि विच्छेद होगा तो सम प्लस हार, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और 36 नंबर देखिए, निम्न में कौन सा शब्द आपका तत्सम है? तो चांद, छेद, तो निम्न में कौन सा आपका तत्सम है? देखिए, तो आपका चक्र। तो क्या है? तो चक्र आपका तत्सम शब्द है। चक्र क्या है? तत्सम। लेकिन चांद, छेद, छत ये क्या है? तो ये आपके तद्भव शब्द हैं। निम्न में कौन सा शब्द आपका तद्भव है? तो योगी, यौवन, जीव। जीव क्या है? तो जीव आपका तद्भव शब्द है। लेकिन जीवोड़ा, यौवन, योगी ये क्या है? ये आपके तत्सम शब्द हैं। 38 नंबर देखिए, जिनमें प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? इन निम्न में आपका प्रेरणार्थक क्रिया बतानी है।
तो उठना, उड़ना, दिलाना या चलाना। तो क्या है? तो दिलाना। दिलाना क्या है? तो आपका प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। तो आपके का जिन क्रियाओं में इस आपका वाक्य का बोध होता है कि कर्ता स्वयं न करके किसी अन्य से यह कार्य करवाता है, करने के लिए किसी और से कार्य करवाने के लिए प्रेरित करता है, तो वहाँ क्रिया आपकी कौन सी होती है? तो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। और अल और इस अल के शब्द का युग में सही अर्थ होगा। तो देखिए, ये छोटी जो आपकी ई लगी हुई है इसका अर्थ तो आपका भंवरा होगा, और बड़ी ई जो आपकी लगी हुई इसका अर्थ होगा सखी। और 40 नंबर देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य आपका संयुक्त वाक्य है? तो मैंने लड़के को बुलाया ये भी नहीं है, उन्हें ना नींद आती थी ना भूख प्यास लगती थी, ये हमारा संयुक्त वाक्य हो जाएगा कि उन्हें ना तो नींद आती थी और ना ही भूख लगती थी। तो आप देखिए, जिस वाक्य में साधारण मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयव द्वारा होता है उन्हें आपको हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे टॉप आपके 40 क्वेश्चन थे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक ज़रूर कर दे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप सभी प्यारे भाई बहनों का दिन शुभ हो।